मैं वहां से जब निकली हूँ, मैंने वहां जो औरतें बैठी हुई तो उनसे कहा कि मेरे पास घर जाने का किराया नहीं है। तो वो मुझ पर चीख के चढ़ी, कहने लगी घर से अपने निकली थी तो किराया लेके तो निकलती। मैं अच्छा। किन हालात में वहां पहुंची हूँ, मैं कैसे वहां गई हूँ, और मैं खुद सैयद हूँ, मैं वहां भीख मांगने नहीं गई थी। मेरे साथ मेरी बच्ची थी तो मुझे घर आना पड़ा, वरना वहां पे उस टाइम मेरे वो हालात थे कि मेरा दिल चाह रहा था मैं खुदकुशी करूँ। कोई किसी की हेल्प नहीं करता बेटा। मेरे घर में भी ईद है, रमजान है, मैं कैसे चल रही हूँ। मेरे दो बच्चे देखो छोटे, कोई बड़े नहीं है, और मैं हज और उम्रा करना चाहती थी। तो मुझसे किसी ने ये बोला कि तुम ना महरम के साथ हज नहीं कर सकती, उम्रा नहीं कर सकती, और बच्चे छोटे हैं तुम्हारे, तो कोई ऐसा फैसला करो कि जो तुम्हारे लिए आगे चल के बेहतरीन साबित हो। क्योंकि मैंने शादी करनी होती मैं जवानी में करती बेटा, मैं इस बुढ़ापे में नहीं करती। मैं सलानी में गई, मैंने वहाँ पे कहा कि मुझे कोई काम दे दें, कोई नौकरी दे दें। मैं राशन मांगने नहीं गई थी वहाँ। सबसे पहले आप चाहती क्या हैं, जो आपकी यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी के सबसे पहले ये काम हो? जमाल आमिर को पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका होस्ट शान अली, और आज सुनो कराची की टीम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आ रही है जिसे सुन के आपका हो सकता है दिल खून के आंसू रो पड़े। और हमारे माशरे में बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो हम सुनते हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ खातून मौजूद हैं, जब हम आपको इनकी हकीकत, इनकी जो इनके साथ ज़िंदगी में मसले मसाइल हैं और जो सब कुछ हुआ, जब आप वो सुनेंगे तो यकीनन आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज हम कहाँ पर खड़े होंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरी देखिएगा और फिर आप फैसला करिएगा कि इनके साथ इनको इंसाफ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। आप ये बताएं, आपके साथ क्या वाक़या रोनुमा हुआ? मेरे साथ वाकया क्या कह लें, सीधा सीधा शादी के नाम पे एक धोखा या फ्रॉड कह लें आप उसको, जो हुआ। शादी भी मैंने, अब मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, और 2002 में जैसे मेरी पहली शादी हुई थी, डिवोर्स हो गई किसी वजूहात की वजह बिना पे। मैंने अपने बच्चे अपने साथ रख लिए, मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। और 2020 में मैंने 18 साल एक ही आदमी के नाम पे गुजारे। 2020 में मैंने दोबारा शादी का फैसला करा। ऐसी क्या वजूहत थी कि आपको दोबारा शादी करना पड़ी? दोबारा शादी मैं करना नहीं चाहती थी। मेरे घर वालों का प्रेशर था मेरे पे कि 2 बच्चे अब मेरे बड़े हो रहे थे, ज़ाहिर है मुझे लड़की की सर पे हाथ रखने के लिए अब किसी की ज़रूरत थी। मैं अकेले कमा कमा के थक गई थी, और मैं यही चाहती थी कि मेरे बच्चों को कोई सरबराह मिले, और मैं हज और उम्रा करना चाहती थी। तो मुझसे किसी ने ये बोला कि तुम ना महरम के साथ हज नहीं कर सकती, उम्रा नहीं कर सकती, और बच्चे छोटे हैं तुम्हारे, तो कोई ऐसा फैसला करो कि जो तुम्हारे लिए आगे चल के बेहतरीन साबित हो। तो फिर इसके लिए आपने अपने बड़ों से मशवरा किया? फिर मैंने अपने बड़ों में मेरी माँ, मेरे मामू, मेरी खाला सब शामिल थे मेरे फैसले में। और जिनसे मेरा शादी हुई, जिनकी मैं बात करूं, जमाल आमिर, वो मेरे साथ कभी थोड़े से दिन के लिए काम भी मेरे साथ कर चुके थे। मैं जॉब करती हूँ और हमेशा से जॉब करती हुई आई हूँ। आप क्या जॉब करती हैं? मैं गारमेंट्स में काम करती हूँ, स्टिचिंग में, एज ए इंचार्ज। एज ए इंचार्ज। तो ये आमिर जमाल साहब से आपकी पहली मुलाकात कहाँ पर हुई? मैं अपना ठेका चलाती थी स्टिचिंग का। ये मेरे पास आए थे सुपरवाइज़र की हैसियत से काम करने, और ज़्यादा दिन उन्होंने मेरे पास काम नहीं किया, 15 से 20 दिन मेरा काम ख़राब किया, मैंने इनको फारिग कर दिया। तो फिर ये शादी तक बात कैसे पहुंची? शादी तक बात ऐसे पहुंची कि इन्होंने कम से कम 6 महीने बाद मुझसे खुद दोबारा रब्ता करा और ये पूछा आप कैसी हैं। मैंने भी ज़ाहिर है मेरे साथ एक काम कर चुके थे, तो मैंने इनको जवाब दिया, बातचीत करी। इन्होंने मुझसे पूछा गुजर बसर कैसे हो रही है, मैंने कहा बहुत अच्छी हो रही है। कहने लगे आगे का क्या प्रोग्राम है, मैंने कहा आगे का मेरा हज का प्रोग्राम है, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं अब हज करना चाहती हूँ। तो इनकी तरफ से ये जवाब आया है कि ये बहुत दीनी आदमी बनते थे कि मैं 5 टाइम का नमाजी हूँ और मैं दीनी हूँ और मैं नेकी करना चाहता हूँ। अच्छा। तो कहने लगे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप ना महरम के साथ हज नहीं कर सकती हैं, और आप अगर किसी से निकाह कर लें और फिर हज पे जाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, समझ में आने वाली है, लेकिन मुझसे शादी कौन करेगा, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। तो कुछ दिनों बाद इनका मेरे पास दोबारा ये जवाब आता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ एज अ हमदर्दी और नेकी, कि मैं आपके बच्चों के सर पे हाथ भी रखूँ और मैं आपको उम्रा या हज करवा सकूँ। मैंने इनकी ये बात
ये जवाब दिया कि आपकी बीवी नहीं है, आपके बच्चे नहीं हैं। कहने लगे मेरी बीवी है, मेरी बीवी बीमार है, उसके मोहरों में मसला है, सर्वाइकल में मसला, और मेरे बच्चे नहीं है, मेरी औलाद नहीं है, तो मैं आपके बच्चों को बाप की मोहब्बत देना चाहता हूँ कि मेरे भी बच्चों का मसला हल हो जाएगा और आपको भी नेकी का सहारा उन्होंने मिलेगा। यही बोला कि मुझे बच्चों की मोहब्बत मिल जाएगी और आपके उन्होंने बच्चों ये बोला को। कि मेरी औलाद नहीं। सही। तो मुझे ये बात इसलिए समझ में आई कि मैं किसी का घर खराब नहीं कर रही और किसी बच्चे का हक नहीं मार रही हूँ। अगर मैं इनसे शादी भी कर रही हूँ तो मैं किसी का घर खराब नहीं कर रही। इन्होंने ये कहा, मुझे बीवी ने मेरी इजाज़त दी है कि आप शादी कर लो। निकाह जैसे हमारा बड़ी खुश असलूबी से होता है और उसके 2 से 3 दिन बाद ये पंजाब चले जाते हैं। 1 महीने बाद ये वापस आए कराची और इन्होंने मुझसे कहा, भाई आप नौकरी छोड़ दो। अच्छा, आप जॉब कर रही थी? जी। कौन सी कंपनी में उस वक्त आप जॉब कर रही थी? बहुत अच्छे लोग थे। मैं 60,000 रुपये सैलरी वहाँ से उठा रही थी। अच्छा। और मेरा घर बहुत अच्छा चल रहा था। मैं इनसे कोई खर्चा नहीं ले रही थी, अपना घर बहुत अच्छा चला रही थी। मेरे बच्चे पढ़ भी रहे थे, दोनों किराया रेंट सब मैं खुद करती थी। तो आप लोगों का तो एग्रीमेंट ही हुआ था कि वो आपको जॉब से मना नहीं करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा तो आप जैसे फिर- अपना घर चलाते हुए। फिर आके उन्होंने फिर आपको जॉब से छोड़ने का बोल दिया? जॉब छोड़ने का इन्होंने बोला। जब मैंने छोड़ने से इनकार किया तो इन्होंने मुझ पर गंदे बाकायदा इल्जामात लगाए, जिसको कहते हैं आप शक करना। और मेरे बच्चे के आगे इन्होंने बोला तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है, जो मेरे कहने से नौकरी नहीं छोड़ी। मेरा एक घर बर्बाद हो चुका था, तो ज़ाहिर है मैं दोबारा अपना घर खराब नहीं करना चाहती थी। और मैं अपने बुढ़ापे पे ना अपने लेबल नहीं लगवाना चाहती थी कि मैं औरत खराब हूँ। सही। मैंने इनकी बात मान के नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद मेरे पास था, मैं अपना घर हल्का फुल्का चला। तो उन्होंने आपको खर्चा वगैरह नहीं दिया? 1 महीने इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो फिर आप 1 महीने के बाद मैं दोबारा नौकरी के लिए निकली तो इन्होंने मुझे फिर रोका कि आप नौकरी नहीं करो। मैंने कहा आप जब मुझे अभी कुछ दे नहीं सकते, आपके पास नौकरी नहीं है। ये मुझसे नाराज होकर चले गए। मुझे रफाकत साहब थे, रफाकत साहब ने मुझे फ्लोर इंचार्ज की हैसियत से बुलवाया कि मैडम आप यहाँ काम करें। रफाकत साहब मैनेजर थे? फ्लोर मैनेजर, फ्लोर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर कहते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर थे वो, और वहाँ वो काम कर रहे थे। फरवरी की बात शायद, हाँ फरवरी में ना। और मेरा निकाह हुआ था नवंबर 27 नवंबर को। तो 2 महीने इन्होंने मुझे रुला के रखा। फिर मैं फरवरी में जब नौकरी स्टार्ट करने गई तो मुझे वहाँ ठेकेदारों की ज़रूरत थी काम के लिए। तो मैंने अपने शौहर से ये बोला कि आप भी मेरे साथ जॉब कर लें। तो ये कहने लगे मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे कारोबार करना। मैंने कहा कारोबार क्या करना? कहने लगे आप जहाँ काम कर रहे हो ना, मुझे यहाँ ठेका दिला दें आप, मैं ठेका करूँ। मैंने इनको ले जाके रफाकत साहब से मिलवाया, इनको ठेका दिलवाया। ये कहने लगे मेरे पास पैसे नहीं। मैंने कहा मैं आपको पैसे, मैंने इनको इन्वेस्टर से 7 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए पहले ही दे चुकी थी। 7 लाख रुपए यानी कि दोबारा इनको दिए। गारंटर आप थी? गारंटर मैं थी, जिससे मैंने पैसा लिया था उसके आगे गारंटर मैं थी। मैंने किसी और से लेके इनके हाथ पे रखा है, मैंने किसी और के हाथ पे नहीं रखा, अपने शौहर जमाल आमिर के हाथ पे। इन्होंने काम शुरू करा है, सिर्फ 2.5 लाख का काम इन्होंने शुरू करके आगे बढ़ाया था और 8.5 लाख रुपए ये मुझसे ले चुके थे। इन्होंने मुझसे बोला मुझे 5 से 10 लाख रुपए दोबारा चाहिए। मैं भी गारमेंट्स में काम करती हूँ, मुझे पता है कौन से काम में कितना पैसा लगता है। मैंने इनसे बोला पहले आप मुझे आगे वाले पैसे का हिसाब दें, तो मैं आपको 8.5 लाख रुपए दे चुकी हूँ, वो आपने किधर कर। इन्होंने तो जी मुझे वहीं गाली गलौज करी और ये काम अपना बीच में छोड़ के, जबकि मुझे ये अंदाज़ा था कि इतने का काम ना इन्होंने लगाया हुआ, ना कारीगरों को दिया हुआ, ना कारीगरों की पेमेंट करी हुई थी इन्होंने। ये सीधा पंजाब का टिकट कटाया और निकल ली, मुझे गाली गलौज करके कि तुम खराब हो रहे हो। तो जलील ही हुई, यानी कि पैसा देने के बाद भी मैं जलील हुई। मैंने ऐसे कहा कि मैं ऐसे ऐसे नुकसान में जा रही हूँ। तो वो कहने लगे मैं नहीं जानता, आप कुछ भी करो, मेरे पास कोई पैसा नहीं आता। मैंने अपने शौहर को जो पैसा दिया, मेरा गुनाह ये है कि ना मैंने लिखवाया उनसे, ना मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना मेरे पास कोई गवाह है। मेरे शौहर कुरान उठा ले कि उसने मुझसे पैसा नहीं लिया, उसने मुझसे पैसा भी लिया है और वो पंजाब में बैठे हैं। और अब उनका रिकॉर्ड जो खुल के सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो 4 शादियां कर चुके हैं पहले ही। अच्छा। और उनका काम यही है कि पैसे वाली औरत देखना है या अकेली औरत देखना, जिससे निकले जितना निकले। वो मुझसे अब रब्ता नहीं करते हैं, मुझे ब्लॉक करा हुआ। 1 साल से मैं लोगों से भीख मांग मांग के लोगों का कर्जा भी दे रही हूँ। एक कर्जदार आता है मुझे सुबह गालियाँ देता है, दूसरा आता है शाम को देता है। मेरे बच्चों के ना खाने के, ना मेरे बच्चों की फीसें जा रही हैं, ना मेरा रेंट जा रहा है। मैं सिर्फ कर्जदारों को पैसे दे रही हूँ और मेरे उस शौहर को जिसने मुझसे शादी की थी वो मुझसे रब्ता ही नहीं करता, कहता तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।
मेरे 9.5 लाख रुपए वो डुबो के। तो आपने अपने घर वालों से किसी से जिक्र नहीं किया कि इस मामले का? घर वालों से मैंने बहुत देर में जिक्र किया। जब मेरे कर्जदार मेरे घर पे आने लगे तो मेरे घर वालों ने कहा आपने ये क्या गलती कर दी, उसको पैसे क्यों दिए? मैंने कहा वो मुझे काम नहीं करने दे रहा था मुझ पे, और उसने मुझ पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए जो मैं कहना ही नहीं चाहती। हमारी तो जिंदगी है बर्बाद बेटा, सारी जिंदगी गार्मेंट्स में बचते रहे लोगों से और जलील होते रहे और अपने बच्चे पाले। आपको कितना लॉस हुआ है? 12 लाख रुपए तो सीधा सीधा मेरा कंपनी खा गई। कंपनी खा गई। और वो जो आपके साथ का शोर है आमिर? 8.5 लाख रुपए। 8.5 लाख रुपए। तो आप क्या चाहती हैं? मैं क्या चाहूंगी, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही एक बात, वो तो छोड़ दूं, लेकिन जो ये मेरा शौहर मेरे साथ करके गया ना, उसने मुझसे एक नेकी के नाम पे शादी की थी। मैंने शादी करनी होती मैं जवानी में करती बेटा, मैं इस बुढ़ापे में नहीं करती। इस बुढ़ापे में वो मुझे फ्रॉड करके चला गया, नेकी के नाम पे मेरे घर वालों ने मुझसे शादी कराई। अब मेरे हालात जो है ना, अच्छा मैंने इन हालात पे मैं चल रही हूँ। ये मेरे बच्चों की फीसें हैं जो 5-5 महीने की हैं। मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले, मैं कोई लावारिस नहीं थी जो मेरे बच्चे लावारिस नहीं थे जो मैं खराब स्कूलों में। 9,095 रुपए का बिल है क्या इलेक्ट्रिक का, एक महीने का 2 कमरों का मकान का? 2 कमरों का मकान का, जबकि इस इलाके में कम से कम 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग होती है उसके बाद। और यहाँ पे जाहिर सी बात है जिस तरीके के इनके हालात हैं, तो कोई इनके पास इस किस्म की कोई एयर स्पीड लगा हुआ हो या कोई ऐसी चीजें हो जो लगे हुए, कुछ भी नहीं है। एक फ्रिज है मैडम आपके घर में? एक फ्रिज है बस। उसके बाद हर महीने का ये के इलेक्ट्रिक का जो जुल्म है, ये एक अलग जुल्म है, ये एक अलग कहानी है। सैलानी बहुत बड़ा इदारा है, मैं उसके इदारे को बुरा नहीं कर रही, लेकिन जैसे लोग हमें मिलते हैं ना हर जगह बुरे, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं सैलानी में गई, मैंने वहाँ पे कहा कि मुझे कोई काम दे दें, कोई नौकरी दे दें। मैं राशन मांगने नहीं गई थी वहाँ पे। उन्होंने मुझे एक टोकन दिया, मेरी सारी मालूमात ली और मुझे एक तारीख दी, 3 तारीख। वो पर्ची भी मेरे पास है, कहो तो मैं आपको वो भी दिखा देती। अच्छा, फिर इन्होंने सैलानी वालों ने फिर क्या किया? इन लोगों ने मुझे सुबह से लेकर समझे दोपहर तक बिठाया, अभी नंबर आएगा, अभी लाइन आएगी, और मेरी सारी डिटेल मेरे घर पे इंक्वायरी ये करके गए। मेरी वालिदा मेरे साथ रहती हैं, तो जो इनकी इंक्वायरी ऑफिसर आए थे उनका नाम शकील था। शकील अख्तर? जी हाँ, शाकिर। उनका नंबर भी है मेरे पास ना। उन्होंने सारी इंक्वायरी करी, सब कुछ डिटेल ये पूरे मोहल्ले से करके कहने लगे आप तो बहुत परेशानी में है और हम आपका साथ देंगे, आप आइएगा। वो कोई बदतमीजी करके नहीं गए। मुझे उन्होंने 3 तारीख को बुलाया, मैं 3 तारीख को आ गई। मेरा 2 से ढाई घंटे बाद जब नंबर आया तो वो कहने लगे आप क्यों आई हैं हमारे पास? मैंने कहा आप सारी एप्लीकेशन में लिखा हुआ, उसमें मैंने बाकायदा लिखा हुआ था कि मुझ पर 4 महीने का किराया है, बिल है, राशन नहीं है मेरे घर में और मेरे बच्चों की फीस नहीं। उन्होंने मुझे छूटते ही ये बोला आपको शर्म नहीं आती है? मैं आपके पास तो मदद मांगने नौकरी के लिए गई हूँ ना, कि आपकी जितनी चादर है आप उतने पाँव फैलाइए, आप 12,000 के घर में क्यों रहे? उन्होंने मेरी कोई ना सर देखी ना पाँव। कहने लगे आपको शर्म नहीं आती? मैंने कहा किस चीज़ की शर्म? वो एक दाढ़ी वाले आदमी बैठे हुए थे और बाहर लेडीज थी, वो बाकायदा पर्दे में उन्होंने मैंने ऐसी मास्क लगा के, मैंने कहा किस किसी शर्म? कह रहे आपकी जितनी चादर है उतने पाँव फैलाए। आप कब से नौकरी बनी है? मैंने कहा मैं 1 साल से नौकरी बनी है। कह रहे तो आप पे किराया 3 महीने का क्यों चढ़ा होगा? अच्छा, आप पे तो पूरे साल का किराया होना चाहिए। मैंने कहा मुझ पे कर्ज है। कह रहे जाए और कर्ज ले लें। अच्छा, अब मुझे लोग कर्ज नहीं दे रहे, मैं उनसे कर्ज मांगने नहीं गई। मेरे फार्म अगर आप निकलवाओगे तो चेक करोगे, मैंने उनसे ये लिखा है कि आप 3 महीने की मेरी हेल्प कर दें। मैंने जिंदगी भर के लिए नहीं लिखा, और ये भी लिखा उन्होंने खुद कहा कि हमारे पास भी जॉब नहीं है। ना उन्होंने मुझे राशन दिया है, ना उन्होंने मेरी कोई बात सुनी। उन्होंने मुझे उल्टा जलील करा, कहने के जाएं अपने भाइयों को भेजिएगा, जितनी आपकी चादर है उतना पाँव फैलाए। मैं वहाँ से जब निकलूँ, मैंने वहाँ जो औरतें बैठी हुई थी उनसे कहा कि मेरे पास घर जाने का किराया नहीं है, तो वो मुझ पर चीख के चढ़ी, कहने लगी घर से अपने निकली थी तो किराया लेके तो निकलती। मैं किन हालात में वहाँ पहुंची हूँ या कैसे वहाँ गई हूँ, और मैं खुद सैयद हूँ, मैं वहाँ भीख मांगने नहीं गई थी। मैं वहाँ अपनी मदद मांगने, जैसे मैं आज आपको बिठा के बोल रही हूँ ना बेटा मैं क्या करूँ, मैं उनसे यही मदद मांगने गई थी। और उनका जो इंस्पेक्टर आया था उसने मुझे वहाँ बुलाया 3 तारीख को, मेरे पास 3 तारीख की पर्ची मौजूद है। 3 तारीख को मैं वहाँ से जलील होकर निकल के आई हूँ। मुझे कोई रुपए की भी हेल्प नहीं करी। मुझे नहीं पता मेरा कौन सा वक्त चल रहा है कि मेरे पास किराया नहीं, और मैं अपनी जवान बच्ची साथ लेके गई थी। मैंने रोडों पे खड़े होकर लोगों को फोन करा, मुझे ये बताया मेरा कसूर क्या है? तुम लोगों ने ये इदारे तो बनाए इसलिए ना, हम जैसे की मदद करने के लिए, तो जलील तो ना करो, मत दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मत दो, लेकिन मुझे जलील तो ना करो। वहां से जब मैं निकलूं तो मेरा ये आलम था कि मैं खुदकुशी कर लूं।
लेकिन मेरे साथ मेरी बच्ची थी तो मुझे घर आना पड़ा, वरना वहाँ के उस टाइम मेरे वो हालात थे कि मेरा दिल चाह रहा था कि खुदकुशी करूं। हम सुनो कि राजी की टीम की तरफ से दो बातें इंशाल्लाह, हमारी जो पूरी कोशिश होगी, सबसे पहले इनकी जो जॉब का मसला है वो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि ईद के बाद सबसे पहले मैडम की जॉब का मसला हल करें, ताकि अपने बच्चों को एक रिस्क हलाल के जरिए सुकून से खिला सकें, जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। जो जिल्लत मैंने इस टाइम उठाई ना लोगों से राशन मांग मांग के, मैं और आगे नहीं उठा सकती। मुझे कोई काम दे दो, कोई नौकरी दे दो, मुझे बड़ी नौकरी मत दो, छोटी मोटी नौकरी दे दो, लेकिन दे दो। और दूसरी जो इनकी इस वक्त यानी कि फौरी तौर पे जो इनका राशन का मसला है, इंशाल्लाह मैडम, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में हम आपका ये वाला मसला भी हल। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे, सुनो कराची की टीम की मदद करेंगे। और सुनो कराची का हमेशा से यही मकसद है कि जेन्युइन मसले, जेन्युइन मसाइल जो लोगों के साथ इस वक्त हैं वो दिखाएं। तो ये जो सबा मैडम साहिबा हैं, इनकी मदद कीजिए।